अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों को अपने राज्य लौटने की मंजूरी दे दी है। क्या कहा गया है अपने नोटिफिकेशन में, तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। आलोक, ये बताएं, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जो आई हुई है वो क्या कहती है? देखिए, जो गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी दी है उसमें जो पहले के नियम है उसमें छूट दी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर देश में किसी राज्य में कोई प्रवासी मजदूर या कि माइग्रेंट लेबर, कोई तीर्थयात्री यानी पिलग्रिम्स या कोई टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट फंसे हुए हैं तो उसको राज्य सरकार व्यवस्था के साथ जो तय नियम कानून है उनके मुताबिक उनको ले जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों राज्य हैं, जिस राज्य से जाना है और जिस राज्य में पहुंचना है, उन दोनों राज्यों की आपसी सहमति होनी चाहिए और जहां से भी ये लोग यहां से निकलेंगे, अगर वो अकेले होंगे तो उनके लिए उनको उनको ले जाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अगर वो जत्थे में है यानी ग्रुप में है तो उसके लिए बसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्रेन के इस्तेमाल की बात अभी भी नहीं कही गई है। कहा गया है कि अगर कोई ग्रुप जाता है तो उसके लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और जो लोग जा रहे हैं उनकी भी पूरी मेडिकल चेकअप की जाएगी, पूरा उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जब वो वहां पहुंचेंगे जिस राज्य के मजदूर हैं, वहां पर भी उनको क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको रखना पड़ेगा और जो वहां पे राज्य के जो हेल्थ ऑफिसर्स होंगे, वो उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको पूरी तरह से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्वारंटाइन के नियम कानून जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी सलाह दी गई है कि इन सभी लोगों को जो सरकार की आरोग्य सेतु ऐप है, उसको डाउनलोड करवाया जाए ताकि उन पर सरकार निगरानी या उनके हालचाल के बारे में निगरानी रख सके। तो ये पैरामीटर्स दिए गए हैं अभी और इन्हीं शर्तों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में ये माइग्रेशन हो सकेगा, जिसमें खास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु पिलग्रिम्स हैं और जो छात्र हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तो ये रही गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन सरकार ने अभी तक हवाई यातायात फिर से शुरू करने पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस अपने स्तर पर हवाई यातायात शुरू होने के बाद की तैयारी अभी से कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिया है। क्या है ये प्रोसीजर, तमाम डिटेल्स देंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो जारी किया है, क्या कहता है ये प्रोसीजर? जी, वैसे तो ये काफी डिटेल्ड एसओपी है, लेकिन कुछ खास बातें जो इसमें कही गई हैं, मसलन शुरुआत में जब एयरपोर्ट्स खुलेंगे तो सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ काम होगा, यानी कि जो स्टाफ हैं और पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या को कम किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ बड़े शहरों में शुरुआत में एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे और ऐसे एयरपोर्ट जो बड़े हैं काफी, जिनमें कि एक से ज्यादा टर्मिनल है, वहां सिर्फ एक टर्मिनल शुरुआत में काम करेगा। खाने पीने की चीजों को लेकर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, चुनिंदा दुकानें ही खुली रहेंगी और सिर्फ टेक अवे को अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी जब तक कि कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है। इसके अलावा तमाम तरह के जो मसाज सेंटर, स्पा एयरपोर्ट्स पे खुले होते हैं वे भी बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी सीट्स के बीच होगी और यही दूरी जो क्यू है चेक इन के लिए वहां भी रखी जाएगी और इसको सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाएगा। एक और पॉइंट जहां संक्रमण का काफी ज्यादा खतरा होता है वो है जो बैगेज बेल्ट होता है वहां पे, तो उसके लिए भी बैगेज कलेक्शन पॉइंट्स के लिए भी इस तरीके से प्लेसमेंट किया जाएगा कि लोग एक दूसरे से दूर रहें। ये कुछ सुझाव दिए गए हैं और हर एयरपोर्ट को एक अपना अलग स्पेसिफिक प्लान भी बनाना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भारत में लॉकडाउन ने कोरोना के बढ़ने की रफ्तार जो है वो थाम दी है। साथ ही इस दौरान मरीजों की रिकवरी रेट भी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर पूरे देश का हाल हम देखें तो 31,787 कोरोना पॉजिटिव मामले अब पाए जा चुके हैं। इसमें 7,997 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, वहीं 1,008 मरीजों की जान गई है। तमाम डिटेल्स के साथ हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली, ताजा आंकड़े क्या कहते हैं?
देखिए, देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 31,787 तक पहुंच गई है और अब तक देश में कोरोना की वजह से 1,008 लोगों की मौत भी हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट सरकार के मुताबिक काफी सुधार इसमें देखा जा रहा है। 23% से पार ये रिकवरी रेट पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हालांकि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्या शर्तें होंगी क्या नहीं, इस पर केंद्र सरकार ने कोई फैसला फिलहाल नहीं किया है। लेकिन अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें कविता, तो पंजाब ने अभी से ही अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि जो 24 घंटे का कर्फ्यू है, इसमें ढील जरूर दी गई है। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं जरूरी सामान के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस ओर संकेत दिया है कि उनके राज्य में जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिलहाल जैसे जैसे नजदीक आ रही है लॉकडाउन खत्म होने की तारीख, अब हर एक राज्य अपने स्तर पर दोबारा से मंथन कर रहा है। वहीं अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो केंद्र सरकार के मुताबिक समय पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। ये इस बात से साफ होता है कि अगर लॉकडाउन के शुरुआती हफ्तों की बात की जाए तो जो रेड हॉटस्पॉट्स थे, उनकी संख्या करीब 177 थी, लेकिन अब बात की जाए तो ये संख्या घटकर 129 हो गई है। वहीं जो डबलिंग रेट है, उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार के मुताबिक पहले जो कोरोना का डबलिंग रेट था वो 4 से 5 दिन था, जो कि अब बढ़कर 10 से 11 दिन हो गया है। ये भी एक राहत की खबर है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपाली तमाम अपडेट्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार फिर से पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू कर सकती है। साथ में टैक्स रियायत का भी प्रस्ताव यहां पर है। लेकिन क्या है पूरी खबर, समझते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस तरह से फिर से रिलॉन्च करने का मंथन किया जा रहा है? देखिए, दरअसल सरकार जो सीनियर सिटीजन है, इसके लिए एक बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई थी, जिसमें एक तय रिटर्न में आपको पेंशन मिलता था। इसको प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कहते हैं। इस वय वंदना योजना की जो मियाद है वो पिछले महीने 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सरकार इस स्कीम को फिर से शुरू करेगी और अगले 4 साल के लिए शुरू कर सकती है। यानी 31 मार्च 2024 तक फिर से इस स्कीम को शुरू किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस स्कीम में एक नई सुविधा जोड़ी जा सकती है, वह है टैक्स छूट की। अभी इस स्कीम के तहत किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। अब जो प्रस्ताव रखा गया उसके तहत एग्जम्प्ट कैटेगरी यानी ट्रिपल ई कैटेगरी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है आपको, जिस तरीके से पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है। हालांकि टैक्स छूट के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग बहुत हद तक फिलहाल सहमत नहीं है, लेकिन इसका ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। LIC जो कि नोडल कंपनी है, उसने IRDA जो कि रेगुलेटर है, उससे भी मंजूरी ले चुकी है। और बता दो कि इस स्कीम के तहत अगर एक शख्स जो है 1.5 लाख रुपए निवेश करता है तो उसको प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन मिलने की गारंटी सरकार देती है। यही वजह कि इस स्कीम के तहत अब तक करीब 4.5 लाख सीनियर सिटीजन हिस्सा ले चुके हैं और अगर स्कीम की मियाद आगे बढ़ती है तो माना जा रहा है बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन इसमें आएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण पूरे अपडेट के लिए। अब कस्टम के पेंडिंग मामलों का निपटारे के लिए व्हाट्सएप या फिर वीडियो कॉलिंग से कारोबारी सुनवाई में जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए ये सुविधा दी है और मकसद है कि सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए और कारोबारियों का रिफंड जल्द से जल्द दिलाना इसका मकसद है। पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये बताएं हमें कि कस्टम से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अब ये वित्त मंत्रालय का प्लान क्या है? बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, उसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत जितने भी कस्टम से जुड़े हुए मामले, जितने भी अपीलीय विभाग या फिर कमिश्नर्स के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेगी। और यही नहीं, जिसे दफ्तर बुलाकर जिसकी पर्सनल अपीयरेंस करानी थी, यानी पर्सनल हियरिंग के दौरान उसको उपस्थित रहना था, उसको ये सुविधा दी गई है, ये विकल्प दिया गया है कि वो अपने घर बैठे वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए जुड़ सकेगा। जो दिशा निर्देश है उसमें कहा गया है कि कई ऐप ऐसे अवेलेबल हैं जो कि सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ऐप है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वीडियो है। ऐसे कई सारे जो वीडियो कॉलिंग ऐप्स है जो सुरक्षित हो, उसके माध्यम से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्रवाई में
जुड़ सकता है और उसे दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनल अपीयरेंस में जो कमिश्नर्स के पास अदालतों में आना पड़ता है वो आने की जरूरत नहीं होगी। इन वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए वो जो इस मामले की सुनवाई जब चल रही होती है उसमें वो जुड़ सकता है। इसके कुछ दिशा निर्देश हैं जिसमें कि वकालतनामा इंफॉर्मेशन किस ऐप से जुड़ रहा है, क्या नेटवर्क है, इन तमाम चीजों की जानकारी उसे पहले देनी होगी। लेकिन ये एक बड़ी राहत की बात है कि वो इस तरह के जो कस्टम से जुड़े हुए मामले होते हैं जिसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए मामले होते हैं, उनकी हियरिंग के दौरान उसे दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही वो वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए इन कार्रवाई में जुड़ सकेगा। दरअसल सरकार चाहती है कि इस कोरोना काल के समय में ज्यादा से ज्यादा जो पेंडिंग मामले हैं उनको निपटाया जा सके ताकि उनकी रिफंड जो कारोबारी है उसको जल्द से जल्द जारी की जा सके। तो ये पूरा मोटिव है और उसी के चलते जो विभाग है उसने एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें ये सुविधा कारोबारियों को दी है। बिल्कुल, कस्टम मामलों की होगी, आसानी से जो है निपटारा वो हो सकेगा। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहे ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों के लिए सरकार जल्द राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ समीक्षा के बाद रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है, जिसमें राहत के लिए कई सारे विकल्प जो हैं वो सुझाए गए हैं। क्या हैं ये विकल्प, समझते हैं विस्तार से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी से। प्रकाश, बताएं यहाँ पर किस तरह से रिलीफ दी जा सकती है सेक्टर को। देखिए, क्रूड की कीमतों में जो भारी गिरावट आई है उससे जो डोमेस्टिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर काफी आर्थिक दबाव बढ़ा है। लिहाजा सरकार उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय कंपनीज के साथ क्या इंपैक्ट हो रहा है उसकी समीक्षा कर रही थी और सोर्स हम ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते सोमवार को कंपनियों के साथ आखिरी समीक्षा बैठक हुई और अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कई तरह के विकल्प जो हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझाए हैं जो कि राहत पैकेज का हिस्सा हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह कहा है कि जो टैक्स है या फिर जो सेस है, रॉयल्टी है, इसका दबाव जो है वो कम करने के लिए अगले 2 से 3 महीनों तक इसे माफ कर देना चाहिए, इसे नहीं वसूलना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑफशोर ब्लॉक से करीब मान लीजिए वो 42 से 43 डॉलर पर बैरल के आसपास है और जो मौजूदा कीमतें हैं क्रूड की वो उससे नीचे चली गई हैं। लिहाजा ये कहा गया है कि जब इसमें सुधार होना शुरू हो जाए, कीमतें बढ़नी शुरू हो जाए, तो एक बार में ये टैक्स का जो दबाव जो बोझ है वो कंपनियों पर न डाला जाए बल्कि इसे चरणों में डाला जाए। मसला नहीं है कि ये 45 डॉलर क्रूड क्रॉस करे तो कुछ हिस्सा टैक्स का लिया जाए, 50 डॉलर क्रॉस करे तो कुछ हिस्सा लिया जाए और जब ये 60 डॉलर पर बैरल क्रॉस कर जाए तो सरकार पूरा टैक्स रॉयल्टी का जो हिस्सा है वो कंपनियों से वसूले। इसके अलावा ये भी कहा गया, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि कंपनियों को इस राहत पैकेज का फायदा उठाने के लिए जो मौजूदा निवेश प्लान है उनका उसको जारी रखना होगा, ये उनके लिए जरूरी होगा। बिल्कुल, तो क्रूड में गिरावट की वजह से तेल कंपनियां जो परेशान हैं उनके लिए राहत की बात। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर आती हुई कोरोना के इलाज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी दवा कंपनी गिलीड साइंसेज ने कहा है कि उसकी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर ने कोरोना के मरीजों पर चल रहे ट्रायल में अच्छे परिणाम जो हैं वो दिए हैं। फिलहाल क्या है तमाम डिटेल्स और किस तरह से इसके जो ट्रायल में परिणाम आए हैं वो क्या कहते हैं, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी से। नीरज, गिलीड साइंसेज ने क्या कहा है उसकी एंटीवायरल दवा के बारे में? देखिए, गिलीड साइंसेज की जो दवा रेमडेसिविर है वो पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा में थी क्योंकि भी कुछ दिन पहले चाइना में उसका ट्रायल सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो उसका ट्रायल हुआ है वो उन्होंने 2 तरह के पेशेंट्स के ऊपर किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए पेशेंट्स के, एक को 5 दिन वो दवा दी और एक को 10 दिन का वो कोर्स दिया। दोनों को सेम रेमडेसिविर दी गई और उसके बाद जब नतीजे निकल के आए तो जिनको 5 दिन तक रेमडेसिविर दी गई थी कोविड पेशेंट्स को, वो 64% लोग सक्सेसफुल रहे और उनको घर भेज दिया गया, वापस डिस्चार्ज कर दिया गया। जिनको 10 दिन तक दी गई थी उसमें सक्सेस रेट 53% था और उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यानी अगर 50% से ज्यादा किसी ट्रायल में दवा की सक्सेस रेट आती है तो ये माना जाता है कि दवा काम कर रही है। और चूंकि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया तो इससे ये पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि ये दवा कहीं ना कहीं असर करती है। अब इसके और आगे की डिटेल्स और आगे के रिसर्च किए जाएंगे कि क्या ये प्रॉपर कोविड की मेडिसिन हो सकती है क्या, क्योंकि अगर ये 2 सेट्स ऑफ पेशेंट पे सक्सेसफुल रही है तो आगे भी इसको की जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिए ये पहला ट्रायल था, अभी इसको कई ऐसे ट्रायल करने पड़ेंगे, उसके बाद ये दवा अप्रूव्ड होगी और फिर ये कहा जाएगा कि कोविड के लिए ये दवा
ठीक हो सकती है। ये ध्यान रखिए, ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीडोट है, ये दवा है इसकी, जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। तो आप फिलहाल खुश हो सकते हैं कि शुरुआती तौर पे एक दवा है जो सक्सेसफुल हुई है पहले ट्रायल में। बिल्कुल, अपने पहले चरण को इसने पास कर लिया है। आप बने रहे हमारे साथ नीरज, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी का सेशन हमने आते हुए देखा। निफ्टी की बात करें 9,500 के पार ये बंद होने में कामयाब रहा है, जो 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी है। और कल अप्रैल वायदा की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी का रुझान है। निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी हमने आते हुए देखी, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंकों का योगदान ज्यादा था। और आज मेटल, NBFC और IT शेयरों में भी रौनक हमें आते हुए मिली। हालांकि FMCG शेयरों की बात करें तो आज यहां पर दबाव दिखाई दिया। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे और कंपनी की बोर्ड बैठक है, जिसमें राइट्स इश्यू पर फैसला आ सकता है। साथ ही जब से कंपनी ने फेसबुक के साथ डील की है, शेयर में लगातार तेजी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रोकरेजेस ने भी शेयर की री-रेटिंग कर दी है। और तमाम डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यतिन मोहता और नीरज बाजपेयी। लेकिन यतिन, आपके पास मैं आऊंगी। सबसे पहले आप ये हमें समझाएं कि मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर क्या कहना है राइट्स इश्यू पर, साथ ही दूसरे ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट क्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं 30 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग है, जहां वो राइट्स इशू भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी ब्रोकरेजेस हैं जहां से फेसबुक जियो डील और ये राइट्स इशू के बारे में काफी सारे व्यूज आए हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की जो बड़ी रिपोर्ट आई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे टारगेट रखा गया है 1544 और यहाँ ओवरवेट रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इनको स्टॉक में यहाँ से काफी सारी अपसाइड लगती है। यहाँ मॉर्गन स्टैनली का व्यू ऐसा है कि जो राइट्स इशू होने वाला है वो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट को मजबूत करेगा, डीलेवरेजिंग एफर्ट्स को मजबूत करेगा और उनके हिसाब से 2 से 12% जो डाइल्यूशन है, जो इक्विटी इशू हो सकता है राइट्स इशू के द्वारा, जो कि जो कर्ज है, जो बुक्स पे डेट है, उसको करीब करीब 30% से गिरा सकता है। तो कर्ज कम करने की ये जो राइट्स इशू की योजना है उसको थम्स अप दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस की व्यू देखें, एनालिस्ट की व्यू देखें जियो फेसबुक डील पे, तो उनका कहना ये है कि जियो पे के द्वारा इंडियन डिजिटल पेमेंट्स को एक बूस्टर मिलेगा। खास करके व्हाट्सएप, फेसबुक, रिलायंस रिटेल और जियो की जो सांठगांठ है उससे छोटे MSMEs और छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, क्योंकि जियो पे से वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और जो डिजिटाइजेशन से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, उससे एक बूस्टर मिलेगा गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। और हम कल भी बता रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि कमर्शियली सेंसिबल ट्रांजैक्शन हुआ है जियो फेसबुक का, जो कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्टर देगा और कहीं ना कहीं ये डिजिटल पेमेंट्स और जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहीं ना कहीं कम होगी डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा। इनका ये भी व्यू है। सो ओवरऑल बेसिस पे, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हो, चाहे वो ब्रोकरेजेस हो, सभी ने जियो फेसबुक डील को थम्स अप दी है और राइट्स इशू को थम्स अप दिया है। शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अब बाजार की जो नज़र है वो कल आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर टिकी हुई है। कैसे होंगे नतीजे, बताने के लिए जुड़ते हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी से। नीरज, ये बताएं कि क्या उम्मीदें हैं नतीजों से। देखिए, नतीजे आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि क्रूड में बड़ा क्रैश आया है और मुनाफा हमें अनुमान है कि करीब 11,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 10,800 10,900 करोड़, और रेवेन्यूज जो है 1,48,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए इस तिमाही में। इसके साथ ही जो जियो के नतीजे हैं वो बहुत एनकरेजिंग होंगे। आपको आरपू बढ़ा हुआ दिखेगा, इसमें मिनट्स ऑफ यूजर्स बढ़े हुए दिखेंगे, 40 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर बेस दिखेगा और मुनाफा भी करीब 36 से 40% के बीच में बढ़े हुए दिखे, क्योंकि टैरिफ बढ़े और डेटा का यूजर्स बढ़ा हुआ है। GRM जो अक्सर लोग देखते हैं उसमें हल्की सी नरमी देखने को मिले, क्योंकि क्रूड बहुत तेजी से गिरा है नीचे, तो तब भी जो है पिछले तिमाही के सामने करीब $1 के आसपास कम हो सकता है, $8 के आसपास GRM रह सकता है। तो चिंता की कोई बात नहीं, नतीजे अभी भी इस परिस्थिति में भी बेहतर होंगे। शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अपनी अदाकारी से हर दिल पर राज करने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इरफान खान ने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और इरफान काफ़ी लंबे वक्त से बीमार थे और बीते दिनों ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। अस्पताल के बयान के मुताबिक इरफान की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था।
फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले दी और उसके बाद अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध करवाया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन पे। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और 20,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। यदि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑफर जो है 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए ही है। इसी के साथ आवाज समाचार में